रासायनिक खेती जहर है, जहर है, जहर है। लहराए फसलें खेत खेत में। हम करेंगे जैविक खेती जो पौधों को जीवन देती, सबको सात्विक अन्न मिले, स्वस्थ बने मन खिले खिले। नए युग के लिए नई खेती, ये शाश्वत यौगिक खेती। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। नमस्कार, शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। ये लाइन, ये चंद पंक्तियां बयान करती हैं संगठन के महत्व को, कि जब इंसान मिलकर के चले तो भारी से भारी बोझ भी बांट सकता है, उठा सकता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि ये शो आपको समर्पित है, किसान भाइयों को समर्पित है, तो कृषि के क्षेत्र में फार्मर्स क्लब का बड़ा महत्व है। फार्मर्स क्लब क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कार्यक्रम की इस कड़ी में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पालनपुर गुजरात से आई हमारी मेहमान ब्रह्मा कुमारी भारती बहन। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में। दोस्तों, भारती बहन के बारे में आपको बता दूं कि बचपन से ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दिए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान को वो सुन रही हैं, अपना रही हैं और संपर्क में हैं। और लगभग 35 वर्षों से इन्होंने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में जन कल्याण के लिए, हर आत्मा के कल्याण के लिए समर्पित किया हुआ है। RARF की रूरल विंग की वो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि RARF की ग्राम विकास प्रभाग यानी रूरल विंग और दांतेवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के बीच में जो शाश्वत यौगिक खेती को लेकर के जो प्रयोगों को लेकर के जो MOU हुआ, उसकी पहल भारती बहन ने ही की थी। बहुत बहुत बधाई हो दीदी, जो प्रयोगों को लेकर के जो आपने पहल की थी इसको लेकर के। आज हम फार्मर्स क्लब के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आप ही से जानना चाहूँगा कि फार्मर्स क्लब क्या होते हैं, अगर साधारण भाषा में हमारे दर्शक समझना चाहें तो। फार्मर्स क्लब ये है कि जो कृषि करने वाले, खेती करने वाले जो किसान हैं, उनका एक संगठन होता है। और उसमें करीब छोटे से छोटा संगठन 20 का होता है जी, और जी, बड़े से बड़ा संगठन 50 का होता है जी। और वो जब संगठित होकर के और खेती करते हैं तो उनके बहुत सारे फायदे हैं जी। एक तो वो जब उनकी हर मास में मीटिंग होती है, हाँ जी। तो मीटिंग के अंदर में वो एक दूसरों के जो एक्सपीरियंस हैं वो शेयर कर सकते हैं। ठीक। और दूसरा जो है, किसी की भी खेती में कोई प्रॉब्लम आई है, हाँ। तो भी दूसरों के अनुभव के आधार से वो मार्गदर्शन लेकर के आगे बढ़ सकता है। जी जी जी। और फार्मर क्लब होने के कारण ये फायदा है कि जो किसान खुद उपज करता है, हाँ जी। उसका दाम व्यापारी के हिसाब से नहीं, हाँ लेकिन खुद ही संगठन के हिसाब से खुद तय करता है। जी बिल्कुल। और उसको जो यौगिक खेती है उसमें उनको दाम भी ज़्यादा मिलते हैं, अच्छे मिल जाते होंगे। अच्छे मिल जाते हैं। जी, जी, जी। हमारे जो किसान भाई हैं, हमने पालनपुर के अंदर में फार्मर क्लब बनाया हुआ है जी। 4 जून 2010 में इस फार्मर क्लब की स्थापना हुई थी। हाँ जी। और इसकी स्थापना के अंदर में हमारे जो दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय हैं, वहाँ के रिसर्च डायरेक्टर SBS टिक्का और एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट के कुछ साइंटिस्ट की टीम और साथ में हमारी जो ग्राम विकास प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका सरला दीदी हैं, हाँ जी। उनके बीच में इस संगठन की स्थापना हुई थी। जी 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 जी। और उसके बाद हर मास उनकी इस प्रकार से मीटिंग होती रहती है जी। और उसमें उनको बहुत बेनिफिट हो रहा है। जी जी। उसमें हमारा जो एक किसान है, उसकी खेती के अंदर में खेती ही दीमक वाली। हाँ जी। जब वो गेहूं डालते हैं तो पहले बहुत सारी दवाइयाँ डाले, हाँ। और फिर अगर गेहूं डाले तभी वो गेहूं हो सकते हैं। अच्छा नहीं, वरना नहीं हो सकते हैं। जी। लेकिन जब वो इस क्लब में
सम्मिलित हुआ, हाँ जी। तो उन्होंने फिर इस खेती को करने का एक दृढ़ संकल्प किया। हाँ जी। और पहले वर्ष ही, ऐसे कहते हैं कि 3 साल के बाद भूमि परिवर्तन होती है हाँ जी। और उसका रिजल्ट मिलता है। जी जी। लेकिन उनको पहले साल ही अच्छे उन्होंने एक प्रयोग किया, जो नीम आता है, नीम, उसकी जो बीज होते हैं, हाँ जी। उसको कूट करके उसका दवाई मिलती है, जी। उन्होंने पूरा अपनी खेती में उसको डाल दिया, हाँ जी। जिससे उसकी खेती में दीमक नहीं आई। और जो गेहूं थे उसको भी वो दवाई में भिगो करके फिर उसको उसकी बुवाई करते थे। जी। लेकिन जब उन्होंने ये यौगिक खेती का संकल्प किया तो उन्हें गौमूत्र का उन्होंने वो पट दे करके फिर उन्होंने जब गेहूं की बुवाई की तो रासायनिक खेती जो थी उससे भी ज़्यादा गेहूं उनको प्राप्त हुए। और वो भी पहले साल में। हाँ, पहले साल में। और आज उनके खेत में दीमक भी नहीं है, चली गई है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। और आपने बताया 4 जून 2010 को आपने ये संगठन बनाया था। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये फार्मर्स क्लब, ये संगठन भारत में पहले से प्रचलित हैं? नहीं, पहला ही संगठन इस विद्यालय की ग्राम विकास जो प्रभाग है उस विंग में पहला ही ये संगठन बना था। अभी तो उत्तर गुजरात में और भी 6 संगठन बने हुए हैं। करीब 100 किसान हैं जो 300 एकड़ में वो यौगिक खेती कर रहे हैं। और भारत में भी अभी सभी किसान इसकी प्रेरणा लेकर के ऐसे संगठन बना रहे हैं। जी, तो ये इसकी पहल आप कैसे करते हैं? किस तरह से किसानों के पास जाते हैं? किस तरह से उन्हें प्रोत्साहित करते हैं? हमारे किसान जो हैं वो पहले से योगी होते हैं। हमारी गांव में हमारी पाठशाला चलती है, तो वो हमारे कांटेक्ट में होते हैं। हाँ जी। फिर उनसे हम बात करते हैं, यौगिक खेती के विषय में उनको बताते हैं, प्रेरित करते हैं, तो उनमें उमंग आ जाता है और फिर वो ही खुद अपना नाम इस प्रकार से नोट कराते हैं। तो ऐसे अलग अलग गांव के किसान जो हैं वो मिल जाते हैं। जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या इस संगठन को जब आप स्थापना करते हैं, जब बनाते हैं, तो क्या कुछ लिखा पढ़ी भी होती है? हाँ, लिखा पढ़ी में हमारा जो संगठन है उसका नाम भी बना हुआ है, विश्व कल्याणी किसान मंडल। जी। और वो लोग जो शुरू करते हैं तो उन्होंने सबसे पहले जब शुरू किया तो 100 रुपया उन्होंने फ़ी भर के एक सदस्यता बनाई और उसमें उन्होंने नियुक्त किया एक प्रमुख, एक मंत्री और 5 जो है कारोबारी मेंबर। ठीक। और उसी से वो फार्मर क्लब बना और उसके बाद फिर उनका अकाउंट भी वहाँ पर बनास मध्य सहकारी बैंक है उसमें खुला हुआ है। जी जी जी। दीदी, आपने बताया जैसे कि संगठन के फायदे होते हैं, भाई एक दूसरे के अनुभव का लाभ भी ले सकते हैं और मीटिंग के जब हर महीने जो एक मीटिंग करते हैं उसमें वो एक दूसरे के साथ में बातें शेयर कर लेते हैं। इसके अलावा क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? जैसे फसल का उनको दाम भी अच्छा मिल जाता है, और क्या फ़ायदे किसानों को हो सकते हैं? और दूसरे जो हम लोग जिस गांव में, क्योंकि अलग अलग गांव में हम लोग मीटिंग करते हैं, तो उसमें जिस गांव में हम मीटिंग के लिए जाते हैं तो क्लब के मेंबर तो होते ही हैं और भी गांव के जो किसान हैं उनको हम बुलाते हैं जी। और उनको जब शाश्वत खेती के बारे में बताते हैं तो उनको भी इस प्रकार की प्रेरणा मिलती है। और दूसरा ये जो जो सरकारी संस्थाएं हैं या ऐसे जो साइंटिस्ट है उनके साथ भी जुड़ करके वो अच्छे मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। दीदी, आपसे पूछना चाहूँगा, चूँकि संगठन की बात है, किसी किसान के पास कम ज़मीन है, किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, तो क्या छोटे किसान और बड़े किसान सब मिलजुल करके इस संगठन में कार्य कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। दोनों कर सकते हैं। दोनों कर सकते हैं। और फिर किसी प्रकार का कुछ संगठन में हर किसी का स्वभाव अलग है, हर किसी के संस्कार अलग हैं, तो क्या उस तरह की समस्याएं नहीं आती, टकराव जैसी? नहीं, यहाँ मेडिटेशन करते हैं ना तो उन्हों के अंदर में राजयोग का वो बल आता है जी। तो संगठन में भी बहुत अच्छी रीति से चलते हैं। इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और खेती में अगर किसी को प्रॉब्लम आती है, किसी के खेत में कीट आया, ऐसा कुछ भी होता है, तो सारा संगठन जा कर के और जो बहनें हैं वो भी जा कर के खेती में जा कर के योग करती हैं और उससे मुक्त हो जाते हैं। जी। तो जिस तरह से आपने बताया कि 2010 में आपने पहला संगठन बनाया था और उसमें एक किसान भाई को जोड़ा जिसके खेत में दीमक लगती थी और फसल नहीं हो पाती थी, क्योंकि और उसको खेती करने से पहले, बीज बोलने से पहले रासायनिक कुछ दवाएं डालनी पड़ती थी, उनको अच्छा परिणाम आया। और आपने बताया उत्तर गुजरात में भी कुछ संगठन बने, तो कुछ ऐसे उदाहरण सामने आए हैं कि संगठन बनने के बाद उनको विशेष फायदे हुए हों?
उनकी खेती में जो है, जो खेती करते हैं उसमें पौष्टिकता है, गुणवत्ता बढ़ती है, और जो किसान खेती कर रहे हैं उससे उनको उपज ज़्यादा मिल रही है। और हेल्थ के विषय में देखा जाए, क्योंकि जो अन्न का प्रभाव है मन और तन दोनों पर पड़ रहा है। हाँ जी। तो जो ये कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक खाद के माध्यम से जो उगा रहे हैं उससे जो उपज मिल रही है, उससे स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत गहरा असर पड़ रहा है। हाँ जी। तो उसकी वजह से, यौगिक खेती की वजह से उसकी गुणवत्ता और पौष्टिकता में जो बढ़ोतरी होती है, उससे मन भी शांत हो जाता है, स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है। अच्छा हो जाता है। दीदी, अभी हमारा कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में देखा जा रहा है, पूरे भारतवर्ष के किसान भाई देख रहे हैं। तो यदि कोई भाई योगी नहीं है और वो उसको, जब हम संगठन की बात कर रहे हैं तो संगठन के फ़ायदे निकल करके सामने आ रहे हैं, तो किस तरह से, अगर यदि कोई भाई इस तरह का संगठन बनाना चाहता है, शामिल होना चाहता है संगठन में, तो वो किस तरह से पहल करे? उनको सबसे पहले हम राजयोग सिखाते हैं जी। और राजयोग जो संगठन में उनको जोड़ लेते हैं, उसके बाद जब संगठन के संग में आता है तो सबको देख देख के भी वो मेडिटेशन करना जो है वो सीख जाता है। जब वो मेडिटेशन करना सीखते हैं तभी ये प्रयोग जो है सफल हो सकता है। यानी कि संगठन फार्मर्स क्लब बनाने के लिए हमें सबसे पहले राजयोग सीखना ज़रूरी होगा। हाँ। और राजयोग सीखने के बाद फिर हम उन्हीं राजयोगी भाइयों के साथ ही संगठन बना सकते हैं। तो सबसे पहले राजयोग सीखना पड़ेगा। तो राजयोग कैसे सीख सकते हैं हमारे किसान भाई? राजयोग सीखने के लिए हमारा सेवा केंद्र है, वहाँ पर वो आ सकता है पहले, और फिर उसके गांव में अगर वो सीखना चाहते तो हम उसको ये प्रेरणा देते हैं कि आप अकेले नहीं, आप गांव को भी ऐसे योग सिखा सकते हैं। तो हम वहाँ पर 3 दिन का या 7 दिन का हम कोर्स रखते हैं, हम खुद फिर उस गांव में जा कर के फिर उनको सिखाते हैं। ठीक है, मतलब पहले राजयोग सीखें केंद्र पर जा कर के, उसके बाद ही वो फार्मर्स क्लब बना सकते हैं। तो दोस्तों, संगठन की भूमिका तो बड़ी महत्वपूर्ण है, और अगर आप भी फार्मर्स क्लब बनाना चाहते हैं कुछ इस तरह का, जिसमें आप कुछ किसान भाई जुड़ें और आपस में एक दो के साथ में अनुभवों की लेन देन करें, तो इस तरह का फार्मर्स क्लब तो ज़रूर बनाना चाहिए। मैं एक बार फिर से भारती दीदी से रिक्वेस्ट करूंगा कि दीदी, फार्मर्स क्लब को गठित करने के बाद किसानों को किस तरह के फ़ायदे हुए हैं, इसके अनुभव आपके पास हैं। आप हमारे दर्शकों के साथ वो अनुभव प्लीज़ साझा कीजिए कि फार्मर्स क्लब बनाने के बाद संगठन का क्या बल आपको देखने को मिला, किस किस तरह के फ़ायदे किसान भाइयों को अलग अलग स्तर पर हुए। एक तो जो है उनका व्यापारी कभी शोषण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संगठन है तो कोई उसको शोषित नहीं कर सकता है जी, एक साथ हैं। हाँ, और संगठन के कारण जो है वो सरकारी योजनाएं हैं वो जल्दी क्रियान्वित कर सकते हैं। उनका नॉलेज भी उनको अन्य अधिकारी, क्योंकि हम जब मीटिंग करते हैं तो किसी न किसी अधिकारी को भी उस संगठन में बुलाते हैं। तो वो भी उनको उस प्रकार सरकारी योजनाओं के बारे में उनको मार्गदर्शन देते हैं, विस्तार से बता देते होंगे। और एक को पता चला तो सबको पता चल जाता होगा। ये भी है। और फिर जो है वो आगे बढ़ते हैं, तो उसको भी क्रियान्वित कर सकते हैं। फिर नाबार्ड बैंक के साथ ये संगठन जुड़ सकता है, उसमें भी उनको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो नाबार्ड के अधिकारी को भी हम बुला करके फिर इस संगठन को मिलाते हैं। फिर हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक, उनको भी बुलाते हैं, तो उनको सीड्स वगैरह भी कुछ फ़ायदे में मिल जाते हैं। और जो है उसके साथ साथ किसानों का जो संगठन है उनका हम एक प्रेरणादायी प्रवास भी करते हैं, जिसके अंदर में जो ऐसे किसान हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं, जिसको प्रोग्रेसिव किसान कहते हैं, उनके खेत में जाते हैं। कई किसान ऐसे भी हैं जो पशु को भी जैविक चारा खिलाते हैं, तो उनको भी उनके खेत में भी ले जाते हैं, और उनको जब ये बातें प्रैक्टिकल दिखाते हैं तो उनको और प्रेरणा मिलती है और उनका नॉलेज है वो बढ़ता है। तो हमने अहमदाबाद में भी हमारा एक किसान है शाहपुर के अंदर में, शाहपुर, वहाँ पर हसमुख भाई हैं, वहाँ भी इस किसान के संगठन को ले जाया गया था, और वहाँ से भी उन्होंने काफ़ी प्रेरणाएं प्राप्त थी। पालनपुर के आसपास भी इस प्रकार के जो जैविक कृषक है उनके पास ले गए थे, और वहाँ से भी इस संगठन ने बहुत सारी प्रेरणाएं प्राप्त की हैं। और किसान के अंदर में जो है इस संगठन को हम सबसे पहले ये भी सिखाते हैं कि कोई भी यौगिक खेती करने वाला जो किसान है
व्यसनी नहीं होना चाहिए। जी। तो ये लोग निर्व्यसनी भी हो जाते हैं। हाँ जी। तो उससे उनको हेल्थ में भी फायदा होता है, उनके जी। परिवार में भी फायदा होता है, आर्थिक रूप से भी वो उनको बचत हो जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद जो लड़ाई झगड़ा करते हैं उससे भी वो बच जाते हैं बिल्कुल। और उनका संगठन बल है वो बढ़ता जाता है और संगठन की शक्ति है वो उनको प्राप्त होती है। और साथ में जब वो यौगिक हो जाता है तो परमात्मा की जो शक्ति है वो भी उनको मिलती रहती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो संगठन की शक्ति हम सब जानते हैं, हम सब सुनते आए, हम सब समझते आए। किसान भाई और किसान के पुत्रों के ऊपर ही संगठन की शक्ति की वो कहानी पूरे भारतवर्ष में प्रचलित है कि एक लकड़ी को हर बेटे ने तोड़ दिया था, लेकिन लकड़ी के गट्ठर को कोई भी बेटा नहीं तोड़ पाया था। तो ये तो समझाने की कोई बात ही नहीं। संगठन का बल, संगठन का महत्व हम सब समझते हैं। और जब फार्मर्स क्लब बन जाता है, जब आप यौगिक खेती करने लग जाते हैं, तो आपका चरित्र निर्माण भी होता है, आर्थिक रूप से भी आप सुदृढ़ बन जाते हैं और आपको अनेक तरह के फ़ायदे मिलते हैं। शासन की योजनाएं जो तरह तरह की आपके फ़ायदे के लिए चल रही हैं, इस क्लब के माध्यम से आप प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में मीटिंग कर सकते हैं और उन शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन को जल्द से जल्द अपने फ़ायदे में ले सकते हैं, उनका क्रियान्वयन अधिक से अधिक फ़ायदे पर करवा सकते हैं। और भी तरह तरह के फ़ायदे हैं फार्मर्स क्लब के। तो आज फार्मर्स क्लब के महत्व को हमने जाना और भारती दीदी आप अपना कीमती समय चुरा करके हमारे बीच में आए। आपने फार्मर्स क्लब और फार्मर्स क्लब के फ़ायदे, फार्मर्स क्लब से होने वाले किसानों को व्यक्तिगत स्तर पर भी फ़ायदे आपने हमें बताए, अनुभव के साथ बताए। हम तहे दिल से आपके आभारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, भारती दीदी ने जो भी हमें बताया है, जो भी जानकारी दी है, आइए सबसे पहले इस पर एक शॉर्ट फिल्म देखते हैं। इस सेंटर के साथ कई फार्मर्स क्लब जुड़े हुए हैं और मैं इन फार्मर्स क्लब को अपनी सेवाएं प्रदान करता हूं। ये सेंटर्स पर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यानी कि जैविक कृषि के साथ साथ यौगिक कृषि, जो कि पिछले 4 साल से दांतीवाड़ा कृषि यूनिवर्सिटी में हम लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, ये किसान भाई भी उन्हीं यौगिक कृषि का अपने यहाँ प्रयोग करते हैं और प्रयोग करके आशाजनक रिजल्ट्स प्राप्त कर रहे हैं। दांतीवाड़ा कृषि यूनिवर्सिटी में 4 साल पहले हमने जो एक MOU साइन किया था, उस MOU में ये था कि जैविक खेती के साथ साथ हम यौगिक खेती को अगर साथ में जोड़ें तो हमें कितना फ़ायदा हो सकता है। और इसमें हमने एक टीम बनाई थी, वैज्ञानिकों की टीम बनाई थी, जिसमें एग्रोनोमिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट, ब्रीडर, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ये सभी वैज्ञानिक इसमें शामिल थे। और दांतीवाड़ा सेंटर जो है, उनकी प्रजापति ब्रह्म कुमारीज जो हैं, उनके सहयोग से ये एक्सपेरिमेंट हमने शुरू किया था। ये बहनें खेत में आकर मेडिटेशन करती थी और जो बीज हमने इस्तेमाल किया था, उस बीज का जो एक तरीके से प्राइमिंग आप कहेंगे या बीज को ट्रीटमेंट कहेंगे, वो ट्रीटमेंट इनके सेंटर पर पहले दिया गया था। उस बीज का उपयोग हम लोगों ने यहाँ पर किया और मुख्य फसलें जो बनासकांठा की हैं, गेहूँ और मूंगफली, इन 2 फसलों से हमने एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। और हमारे पास जो रिज़ल्ट्स अभी हैं दांतीवाड़ा के, आज एक टीम दांतीवाड़ा विज़िट करके आई है और उनको यूनिवर्सिटी वालों ने उनके रिज़ल्ट दिए हैं कि किस तरीके से इसमें हमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है। ये रिज़ल्ट्स यूनिवर्सिटी के पास हैं। अभी जो हम खड़े हैं स्टैंडिंग क्रॉप, तो अभी देख रहे हैं कि ये साल जो वाइट ग्रब का इंसिडेंस ऐसा नहीं है कि यहाँ है, सारे मतलब फार्मर के फील्ड पर जिसने केमिकल ट्रीटमेंट दी है उसके फील्ड पर भी है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो सिर्फ ऑर्गेनिक है और जो ऑर्गेनिक प्लस यौगिक है, वो दोनों की हम वाइट ग्रब की कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ क्लियर कट हमें दिखाई देता है कि जो मॉड्यूल ऑर्गेनिक प्लस यौगिक है उसमें वाइट ग्रब की इंसिडेंस बिल्कुल कम है ऑर्गेनिक की मतलब कंपैरिजन में। यील्ड भी दोनों का जो कंपैरिजन करेंगे
तो हील भी ऑर्गेनिक की कंपैरिजन में, ऑर्गेनिक प्लस यौगिक मॉड्यूल है, उनका हील ज़्यादा ही मिलेगा। और पहले भी जो हमने गेहूँ लगाए थे, उनके आगे मूंगफली लगाई थी, क्योंकि ये 4 साल से चल रहा है ये सीक्वेंस जो है गेहूँ और मूंगफली का। तो हर साल मतलब ऑर्गेनिक प्लस यौगिक मॉड्यूल है वो यील्ड में आगे रहता है ऑर्गेनिक की कंपैरिजन में। आप जो अभी ऑर्गेनिक तो कर रहे हो, मगर उनके साथ आप राजयोग मेडिटेशन को जोड़ दो तो उसमें ज़्यादा यील्ड मिलेगा। हम बचपन से ही खेती में जुड़ा हुआ हूँ और मैं और सिला 20 वर्ष से तो मैं मेरी जात से ही खेती कर रहा हूँ। और इसमें पहले से हम रासायनिक खेती कर रहा था और रासायनिक में तो हम लोगों को बहुत नुकसान जाता था कि रासायनिक बहुत महंगा पड़ता था और दवाई तो सब महंगी पड़ती थी और इसमें से शरीर को भी नुकसान हो जाता था। तो तब मैं 2003 में मेरे को ब्रह्मा कुमारी में से ज्ञान मिला पालनपुर सेंटर पर से। मैंने ज्ञान में जाकर 2008 में यौगिक खेती का थोड़ा सा संदेश मिला, तो हमने 2009 में वो यौगिक खेती शुरू कर दी। तो मैंने देखा तो इसमें से कोई खर्चा नहीं है, यौगिक खेती में कोई खर्चा नहीं है और फिर इसमें पूरा फसल मिलता है और इसमें हमारा जो कोई है कोई नुकसान नहीं है, शरीर को कोई नुकसान नहीं है। और पहला मैंने गेहूँ बोया था, गेहूँ की साइड में दूसरा खेत में थोड़ा सा राई बोया था। राई में बहुत जीवात आई थी, जो कीटाणु आया था। कीटाणु में तूने बहन जी को बुलाया और बहन जी ने हम साथ में बैठ के योग किया। रासायनिक में फसल तो ठीक है, लेकिन इसमें भाव में भी फ़र्क होता है। भाव में जो रासायनिक है उसका भाव जो बाज़ार में मिलता है वही मिलता है। देखो कि 20 किलो का 250 रुपया है, तो इसमें यौगिक जैविक में 20 किलो का 700 से 800 रुपया भाव मिलता है। 20-25 भाइयों की क्लब बनी है, उसमें लगभग विश्व कल्याण खेडूत मंडल की, उसमें हम यौगिक खेती करते हैं। यौगिक खेती में बहुत लाभ है। जैसे कि बाजू वाला कोई बोता है भी, तो इससे भी हमारा फल अच्छा निकलता है और हमने पर सुख शांति मिलती है और दूसरों को भी देते हैं तो हमने पर खुशी रहती है कि किसी को जहर नहीं खिलाते हैं हम, तो और अच्छा फल निकलता है और अच्छा हमने घर में परिवार में सुख शांति मिलती है और हमने पर प्राप्ति पर बहुत अच्छी रहती। कोई खर्चा अपन कम, कोई खर्चा नहीं होता हमारा, और दूसरे वाले में बहुत खर्चा होता है और फसल भी कम होती है। हमारे वहाँ दीमक का बहुत प्रभाव होता है, तो दीमक के लिए हम दवाइयाँ डालते थे और उसके वो दवाइयाँ डालते थे फिर ही हम पाक ले सकते थे। फिर हमने 2007 में जब मनीषा दीदी और भाई श्री महाराष्ट्र के किसानों से हमारा परिचय हुआ, पालनपुर सेवा केंद्र में इन्होंने हमें मार्गदर्शन किया और हमें सोचकर उसी टाइम पे दृढ़ निश्चय किया कि हम भी जैविक यौगिक खेती करेंगे और 2008 से हमने उसकी शुरुआत की। इसमें हमका पूरा का पूरा में 11 गुठा ज़मीन में उसकी शुरुआत की, तो मुझे बहुत अच्छी सफलता मिली। हमें पहले जो खर्चा होता था, बहुत खर्चा ज़्यादा करना होता था, वो खर्चा कम हो गया और हमारी पैदावार है वो उसमें उतना ही पैदावार हुई। तो हमने फिर उसमें ज़्यादा प्रयोग किया। दूसरी साल हमने 2 बीघा में शुरुआत की, 2 बीघा में भी हमें इतनी सफलता मिली। आज के इस कार्यक्रम में हमने संगठन के बल को जाना, संगठन का कितना महत्व है, फार्मर्स क्लब क्या होते हैं, किस तरह से संगठित किए जा सकते हैं, ये भी जाना। शाश्वत यौगिक खेती का आधार योग है, इसलिए राजयोग तो सीखना ही होगा। राजयोग को सीखिए, फार्मर्स क्लब बनाइए और नए युग के लिए नई खेती ये बहुत आवश्यक है, इसे अपनाना बहुत ज़रूरी है। इससे न केवल आपका कल्याण है बल्कि संपूर्ण मानव जाति और संपूर्ण प्रकृति का कल्याण इसमें समाया हुआ है। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।